हेलो एवरीवन। तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम पोस्ट गुप्ता जो पीरियड था उसके जो क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स 2025 में पूछे गए थे उससे रिलेटेड, तो उसी टॉपिक पर हम क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्रुवसेन द्वितीय किस राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे? मैत्रक, सातवाहन, चोल या कुषाण? तो इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है तो वो है हमारा मैत्रक राजवंश। ध्रुवसेन द्वितीय जो थे वो हमारे मैत्रक राजवंश के थे और मैत्रक राजवंश ने वल्लभी को अपना राजधानी बनाकर गुजरात क्षेत्र पर शासन किया था। इनकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? तो वो थी वल्लभी। वल्लभी इनकी कैपिटल थी किसकी? मैत्रक राजवंश की। और ये जो हमारे ध्रुवसेन द्वितीय थे इन्हें और क्या कहा जाता था? तो इन्हें बालादित्य भी कहा जाता था। इनका टाइटल क्या था? बालादित्य। और इनके जो प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन थे वो इनके कंटेम्प्ररी थे। इनके कंटेम्प्ररी यानी कि जो समकालीन थे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनके जो समकालीन थे वो कौन थे? हर्षवर्धन इनके कंटेम्प्ररी यानी कि समकालीन थे। और वैवाहिक इनकी जो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की बात करें तो ध्रुवसेन द्वितीय का जो विवाह था वो हर्षवर्धन की पुत्री से हुआ था, जिससे दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत हो गए थे। इनकी एक डॉटर थी, उनकी डॉटर से इनका विवाह हुआ था। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग ने ध्रुवसेन द्वितीय के शासनकाल के दौरान वल्लभी की एक यात्रा की थी और उल्लेख किया था कि राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर शिक्षा के केंद्र के बारे में बात करें तो मैत्रक के जो वल्लभी नालंदा के प्रतिद्वंद्वी के रूप में बौद्ध शिक्षा और अध्ययन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। इन्हीं के टाइम पे कौन सा था? वल्लभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारतीय राजनीति में राजपूतों का वर्चस्व बढ़ा। राजपूतों ने मजबूत एकता बनाए रखी जिससे उन्हें विदेशी आक्रमणों का प्रभावी ढंग से विरोध करने में मदद मिली। ये क्वेश्चन जो था वो एसएससी फेज़ 13 24 जुलाई 2025 में पूछा गया था। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत कई क्षेत्रों यानी कि राज्यों में विभाजित हो गया था, जिससे राजपूत कुलों का उदय हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो वो 647 ईस्वी में हुई थी। तो ये किस कारण हुए? राज्य जो गठित हुए थे वो किस कारण हुए? तो एकता की कमी थी, असमंजस और विघटन का प्रभाव पड़ा था। और इस कुल में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी जो उभरी वो थे कन्नौज के प्रतिहार, अजमेर के चौहान, बुंदेलखंड के चंदेल और मालवा के परमार। मतलब इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो राजनीतिक विखंडन के बावजूद राजपूत काल में कला, वास्तुकला, स्पेशली खजुराहो जैसे मंदिर वास्तुकला और साहित्य में जीवंत विकास देखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग ने किसे संसार की 4 ज्योतियों में से एक कहा था जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और हेनसांग ने इन्हें संसार की 4 ज्योतियों में से एक कहा था। आचार्य नागार्जुन जो थे वो किस संप्रदाय के थे? वो महायान संप्रदाय के बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है। और ये जो बौद्ध धर्म की माध्यमिक यानी कि मध्यम मार्ग तो विद्यालय था उसके फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था। शून्यता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। और जिससे इसका मतलब क्या होता है कि
सभी जो घटनाएं होती हैं, जो कि जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो स्वतंत्र और आंतरिक सार से रहित होते हैं। इनकी एक उपाधि भी थी सापेक्ष विचार और वास्तविकता के भौतिक सदृश विश्लेषण में उनके गहरे योगदान के कारण इन्हें इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता था। क्या नाम दिया इनको? इंडियन आइंस्टीन, नागार्जुन को। और ये जो 4 ज्योतियों का जो हमने देखा, ये जो मेंशन है संसार की 4 ज्योतियों में से एक किसने कहा था? तो हिनसांग ने कहा था। अब 4 ज्योतियों में और कौन कौन इंक्लूडेड है तो वो देख लेते हैं हम। एक तो हो गए हमारे नागार्जुन, और दूसरे हमारे हो गए एक आर्यदेव, तीसरे हमारे हो गए असंग, और चौथे हमारे हो गए वसुबंधु। तो ये 4 हमारे ज्योति थे। जिन 4 ज्योतियों में से एक कौन थे? हमारे नागार्जुन थे। और इन्होंने बुनियादी बौद्ध ग्रंथों जैसे कि मूल मध्यम कारिका इसकी रचना की थी। इनकी जो बुक थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इसका नाम था मूल मध्यम कारिका। ये इनकी किताब पुस्तक का नाम था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था? धातुपाद, कादम्बरी, ऋतुसंहार या रघुवंश? तो इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है कादम्बरी। बाणभट्ट के बारे में देख लें तो इन बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो एक कादम्बरी लिखी थी। कादम्बरी जो थी वो संस्कृत में थी। किसमें थी? संस्कृत में। और सबसे फेमस जो लव स्टोरीज़ जो नोवेल होती थी उस टाइम पे से एक थी, ये लव स्टोरी थी। और ये जो बाणभट्ट थे उन्होंने जब कादम्बरी लिखी तो वो बीच में से ही इसे दुनिया से अलविदा उन्होंने बोल दिया था, यानी कि उनकी आधी ही बुक हो पाई थी। इसीलिए इस उपन्यास को उनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र कौन थे? भूषण भट्ट, उन्होंने कंप्लीट किया था इस किताब को। और इन्होंने एक और पुस्तक थी इनकी जिसका नाम था हर्षचरित की भी इन्होंने रचना की थी, जो कि संस्कृत में है। इनकी जो लेखन शैली थी वो गद्य और पांचाली रीति, यानी कि बड़ी ही समृद्ध वोकैबलरी के साथ ये लोग ये जो बाणभट्ट थे वो लिखते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यात्री ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था? ऑप्शन है फायान, हेनसांग, मैगस्थनीज या मार्को पोलो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग। अब 7वीं शताब्दी से मतलब है हमारा उस वाला पीरियड जो कि था हर्षवर्धन। मैंने पिछली वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था, पिछली वीडियोस में जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आपको PYQs उसमें डिस्कस किया था और आपको याद भी करवाया था कि 1-2 बुद्धिस्ट ट्रैवलर बड़े फेमस हैं, एक है हेनसांग और एक है फायान। तो याद रखिए H से ये जो हेनसांग था वो किसके टाइम पीरियड में आया था? तो वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। और जो फायान है वो चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त राजवंश के बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आए थे। तो H से हर्षवर्धन, H से हेनसांग, H से हर्षवर्धन। याद करने का तरीका तो याद रखिएगा, जो हर्षवर्धन यानी कि 7वीं शताब्दी में ये जो राज कर रहे थे हर्षवर्धन, उन्हीं के टाइम पे हेनसांग आए थे। हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में के दौरान इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था और अपनी जो यात्राएं हैं उसके टाइम पे इन्होंने उस ट्रैवलर में भारत का वर्णन किया है। इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था CU की। इसका मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें अध्ययन किया और इन्होंने टीचिंग भी की, उन्होंने अध्यापन भी किया। और
उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र करके, उनको कलेक्ट करके, उनकी जो मूल संस्कृत पांडुलिपियों को चाइना में वापस ले जाना था। इन्होंने जो बौद्ध ग्रंथ थे इंडिया में लिखे गए, उनका बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया। तो इसीलिए इन्हें तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है, तो वो हिनसांग को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, तो किसे बोला जाता है? हिनसांग को। तो ये 5 क्वेश्चन ये पिछली साल क्वेश्चंस आए थे एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 में। तो इसके जो फैक्ट्स मैंने बताए बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हम ऐसे ही बाकी सारे PYQs कंप्लीट करेंगे हमारे। ये तो अभी हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, हम आगे भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।